Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and on this platform we are learning biology. This session is for class 12th and in class 12th as you know we are learning biotechnology and it is very interesting chapter I think so and you are able to understand or not, please write on the comment box. I want the comments of all the students those watch this video जो इस सेशन को अटेंड करते हैं. अगर वो सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिखने लगेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी इंकरेजमेंट मिलेगा कि यस माय स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड वट एवर मेथड्स आई एम यूजिंग टू टीच यू टू मेक यू अंडरस्टैंड सच टाइप ऑफ लेसन्स दोज आर फ्रूटफुल और नॉट, दोज आर वर्थ इट और नॉट. ठीक है, तो अगर किसी को ये पता लग जाएगा कि हाँ मेरे मेथड्स बहुत अच्छे हैं तो आई थिंक उससे मोटिवेशन बढ़ता है, मेरा भी मोटिवेशन हो जाएगा. ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना. प्रीवियस सेशन में मैंने आपको वेक्टर्स के बारे में बताया था कि जो वेक्टर्स होते हैं या कैरियर्स होते हैं, ठीक है, व्हाट इज़ देयर यूज़, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स एंड व्हाट इज़ देयर यूज़ इन द बायोटेक्नोलॉजी. देखो कैरियर और वेक्टर दोनों का मतलब होता है कैरी करना. वेक्टर भी है अगर कोई चीज़ कैरी कर रही है उसको कोई भी डिज़ायर्ड डीएनए है. मैंने आपको कई बार डिज़ायर्ड डीएनए का मतलब समझाया कि डिज़ायर्ड डीएनए का मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई जीनोम है, ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, अगर उसके अंदर कोई पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द डीएनए, एक ऐसा सेगमेंट उसके पास लगा हुआ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको ऐसा प्रोडक्ट दे सकता है जो आपकी लाइफ में आपके वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. तो हम क्या कर सकते हैं, उसको वहाँ से निकाल सकते हैं. जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मान लो हम ट्राइबल कम्युनिटी के पास गए. आपने सुना होगा कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसके पास हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ है ना, हेल्थ रिलेटेड, वो बहुत कम होती हैं. वो लोग खुद ही अपनी जो डिजीज़ेज़ हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो खुद जो है आसपास के जो मेडिसिन्स होती हैं, मतलब मेडिसिनल प्लांट होते हैं, उनको यूज़ करके वो फुलफ़िल कर लेते हैं. इसका मतलब है उनको आसपास के जो प्लांट्स हैं उनकी बड़ी नॉलेज होती है. एक साइंटिस्ट से ज़्यादा उनको नॉलेज होती है उन प्लांट्स की. ठीक है, जैसे मान लो कोई किसी को कोई पर्टिकुलर इचिंग होने लगी, ठीक है, कोई इचिंग होने लगी, उसने उस ट्राइबल कम्युनिटी के कोई मेंबर ने क्या किया, एक प्लांट लेके आया और उस प्लांट को उसको क्या कर दिया, ग्राइंड कर लिया और उसको अपने स्किन पे लगा लिया, ठीक हो गया. समझ में आया. जब साइंटिस्ट जाते हैं, आप जब भी कभी भी CDRI आपको चांस मिले जाने का तो वहाँ पे आपको साइंटिस्ट खुद बताएंगे कि हम ट्राइबल कम्युनिटी की भी हेल्प लेते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि बहुत सारे ऐसे मेडिसिन्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, ठीक है, जिनको हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस में यूज़ कर सकते हैं. समझ में आया. तो अब साइंटिस्ट गए, अब साइंटिस्ट ने उन प्लांट्स को तो ले आए, लेकिन उस प्लांट में देखेंगे कि कौन सा ऐसा केमिकल है जो इसमें हेल्प कर रहा है और उस केमिकल को बनाने के लिए कौन से जीनोम है, मतलब डीएनए है, तो वो उन डीएनए को क्या कर लेगा, आइसोलेट कर लेगा और उस डीएनए को आइसोलेट करने के बाद उसकी कई सारी क्या बना लेगा, कॉपी कर लेगा. कॉपी कैसे करेगा, वेक्टर के हेल्प से. ठीक है, अगर हम डिज़ायर डीएनए को किससे अटैच कर दें, वेक्टर से अटैच कर दें, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, मल्टीपल कॉपीज़ वेक्टर की भी मिल जाएगी और हमारे डिज़ायर डीएनए की भी क्या मिल जाएगी, मल्टीपल कॉपीज़ मिल जाएगी. समझ में आए. तो हम मल्टीपल कॉपीज़ को लेने के लिए, ठीक है, वेक्टर से अपने डिज़ायर डीएनए को क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं. क्लियर है, समझ में आ गया. तो इस तरह से वेक्टर का क्या यूज़ है ये मैंने प्रीवियस सेशन में भी क्लियर कर दिया था, आज मैंने आपको रिवाइज कर दिया. अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है तो ईजी, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है समझने में. इसीलिए आज जो भी मैं बताऊं उसको बहुत अच्छे से कनेक्ट करके अच्छे से पढ़ना, कंफर्म है आपको बहुत ईजी लगेगा. देखो सबसे पहला काम है वेक्टर का क्या करना, कॉपी करना. ठीक है, जो भी हमारे डिज़ायर डीएनए है जिसको हमने उससे अटैच कर दिया है, उसका सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला रोल क्या होता है वेक्टर का, कि जो भी डिज़ायर डीएनए है उसकी कॉपी मतलब रेप्लिकेशन करना. समझ में आ गया कि जो भी डिज़ायर डीएनए है उसका रेप्लिकेशन होना चाहिए, मतलब उसकी कॉपी होनी चाहिए, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, आपने मान लो उसको होस्ट में तो ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा. आपको वेक्टर को रिकॉम्बिनेंट बना के उसको किस में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, होस्ट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. जब आप होस्ट में ट्रांसफ़र करोगे तो बहुत सारी बैक्टीरियल कॉलोनी डेवलप होंगी, मतलब आपको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे. अब आपको पता कैसे लगेगा कि आपका डिज़ायर डीएनए कहाँ पे है, किस वेक्टर के साथ में है, कि है कि भी नहीं है. समझ में आया. ठीक है, जैसे अगर आपने किसी भी चीज़ को कहीं पे भेज दिया, जैसे मान लो आपने किसी भी पेन पे रेडियम लगा दिया, समझ में आया,
अगर आपने रेडियम, जैसे आप अपने जो व्हीकल होती है, साइकिल होती है, गाड़ी होती है, उसके पीछे हम रेडियम से नंबर को लिखवा देते हैं। हमें कब पता लगेगा कि हमारी गाड़ी के पीछे जो नंबर लिखा है वो रेडियम से लिखा है? जब अंधेरा होगा, समझ में? जब लाइट होगी तब उसमें नहीं पता लगेगा, लेकिन जब अंधेरा होगा, जब वो शाइन करेगा, तब हमें पता लगेगा कि हाँ यस, हमने जो नंबर लिखवाया है वो रेडियम केमिकल से लिखवाया है, रेडियम प्लेट है। ऐसा सुना होगा ना आपने। सेम एज अगर वेक्टर के साथ आपने डिज़ायर डीएनए को अटैच तो कर दिया, उसकी कॉपी भी हो गई, लेकिन वो कॉपी है कहाँ, आपको पता कैसे लगेगा? बस समझ में? ये दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, जब भी आप वेक्टर्स पे अपने डिज़ायर डीएनए को ऐड करोगे तो आपको क्या ज़रूरत होगी? रिकॉग्निशन साइट्स की, ठीक है? क्योंकि आपने इसके पहले टॉपिक में पढ़ रखा है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो हमेशा किसको कट करते हैं? रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे। रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे वर्कआउट करते हैं, मतलब उस पर जाके अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। बात समझ में आई? मतलब जो भी डीएनए की लेंथ है उसको नहीं रेस्ट्रिक्ट करेंगे, उसको नहीं कट करेंगे। जैसे अगर इस पेन को देखो तो इस पेन में ये दूसरा कलर है, ये दूसरा कलर है, ठीक है? अगर ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, ये वाला पार्ट है, ठीक है, पिंक वाला, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए क्या है? रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। वो रन तो करेगा पूरे लेंथ को, डीएनए को, मतलब डीएनए पे पूरे लेंथ पे मूव करेगा, लेकिन कट केवल इसको करेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस, और इसी को बोलते हैं क्लोनिंग साइट्स, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप इसको हटा के अपना डिज़ायर डीएनए यहीं पे लगा दोगे, समझ में? आप इसको रिमूव करके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से आप अपने डिज़ायर डीएनए को यहीं पे क्या कर दोगे? ऐड करोगे। इसीलिए इस साइट को क्या बुलाते हैं? क्लोनिंग साइट बुलाते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो तीन चीज़ें क्लियर हो गई कि वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स का यूज़ क्या है, वेक्टर का मेन यूज़ क्या होता है? कॉपीज़ करना, मल्टीपल कॉपीज़ करना। किसकी कॉपी करना? डिज़ायर डीएनए की, ठीक है? और जो वेक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ रखे हैं, जिसमें हम लोगों ने बैक्टीरियोफेज, प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फेजमिड, बहुत सारे ट्रांसपोजन्स, मैंने बहुत सारे वेक्टर्स के बारे में आपको बता दिया, ठीक है? वेक्टर्स का मेन रोल ये होता है कि वो डीएनए को लेके जाए, होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र करें, ठीक है, पहला। और जब होस्ट के अंदर पहुँचे तो उसकी क्या हो? मल्टीपल कॉपीज़ हो जाएँ, ठीक? मल्टीपल कॉपीज़ तो हो जाएगी, लेकिन आपको पता कैसे लगेगा? जैसे आपने क्या किया कि कुछ किशमिश, ठीक है, कुछ किशमिश जो है, आपने बोला घर पे लड्डू बन रहा था, आपने क्या किया? कुछ किशमिश ले आए, कुछ, बहुत ढेर सारे नहीं, कुछ किशमिश। आपने क्या किया? उसमें फ्लोर में मिलवा दिया, बेसन में मिलवा दिया। अब लड्डू तो बन गया। अब आपको पता कैसे लगेगा कि किस लड्डू में किशमिश है, किस लड्डू में नहीं है? अब तुम कहोगे सर खा के देख लेंगे, ठीक है? तो वहाँ पे तो खा के पता लगाएंगे, समझ में आया? कैसे पता लगाएंगे? खाने के बाद हमें पता लगेगा कि इस लड्डू में किशमिश है, इस लड्डू में किशमिश नहीं है। या तो बाहर से चिपका दें, या तो क्या करें? बाहर से चिपका दें, जो हमें दिख जाएगा। इसी तरह से वेक्टर्स का भी ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, ठीक है? वेक्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होने चाहिए? सबसे पहला, वो हमारे डिज़ायर डीएनए को क्या करे? कॉपी करे, पहला। अगर कोई भी वेक्टर जो कॉपी नहीं कर सकता वो हमारे काम का है? नहीं, हम उसको कभी यूज़ ही नहीं करेंगे। सेकंड, उसके पास क्या होने चाहिए? ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे हमें ये पता लग जाए कि वेक्टर के अंदर हमने क्या इंसर्ट कर दिया? डिज़ायर डीएनए ऐड कर दिया कि नहीं किया, समझ में? इस तरह से हमें वो इंडिकेट कर दें कि पता लग गया कि यस, डिज़ायर डीएनए ऐड हो चुका है, ठीक है? जैसे अगर आप किसी को नशे की गोली खिला दो तो कैसे आपको पता लगेगा कि उसको नशा हो गया? वो अजीब हरकतें करने लगेगा, वो ढुलकने लगेगा, मतलब वो स्टैगर करने लगेगा, लड़खड़ाने लगेगा, तो आपको पता लगेगा कि आपने जो केमिकल दिया वो काम करने लगा। समझ में आई बात? एकदम वैसे ही हमें कैसे पता लगेगा कि डिज़ायर डीएनए उससे ऐड हो गया है। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोनिंग साइट्स, ठीक है? क्लोनिंग साइट्स को ही हम रिमूव करके, मतलब उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करके उसको हटा के वहाँ पे क्या लगा सकते हैं? डिज़ायर डीएनए यूज़ कर सकते हैं। बात समझ में आई? इस तरह से वी कैन नॉट यूज़ एवरी वेक्टर, हम सारे वेक्टर को थोड़ा ना यूज़ कर सकते हैं। द वेक्टर्स दो शो दीज कैरेक्टरिस्टिक, जिनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक हो हम उन्हीं को यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? दैट्स वाई वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। ये भी एक वेक्टर है, आपके बुक में ये डायग्राम बना हुआ है, इसका फुल नाम है पी मतलब प्लाज्मिड, पी यहाँ पे क्या है? प्लाज्मिड है। बी का मतलब है बॉलीवर, स्पेलिंग नोट कर लो, BOLIVER, बॉलीवर। और आर मतलब रॉड्रिगुएज, RODRUGUEZ,
रॉड्रिगुएज। तो P मतलब क्या हो गया, प्लाज्मिड, B मतलब बॉलीवर, R मतलब रॉड्रिगुएज, और 322 इसको सीक्वेंस दे दिया गया, मतलब एक कोडिंग दे दी गई, एक नंबर दे दिया गया। जिस लैब में इसको डेवलप किया गया था उस लैब का ये उसके लिए कोड हो गया 322। समझ में आया? तो इस तरह से इस प्लाज्मिड को बनाया गया है, ये नेचुरल प्लाज्मिड नहीं है, ठीक है, निकाला तो गया प्रोकैरियोट से, लेकिन इसको बनाया गया, याद रखना। और ये प्लाज्मिड ई कोलाई बैक्टीरियम का है। कौन से बैक्टीरियम का है? ई कोलाई बैक्टीरियम में ये प्लाज्मिड होता है। इसको साइंटिस्ट ने, बॉलीवर और रॉड्रिगुएज ने मिलके इसको मैनिपुलेट कर दिया। समझ में? जैसे अगर मेरे पास एक पेन है, ठीक है, ये पेन है, इस पेन में आपको कोई और कलर नहीं दिख रहा है, आपने क्या किया, इसको हटा के यहाँ पे दूसरा कलर लगा दिया, ठीक है, इस पेन को हटा के आपने क्या कर दिया, यहाँ पे दूसरा कुछ कर दिया, तो ये आपने क्या कर दिया, मैनिपुलेशन कर दिया, ठीक है। अभी तक इसमें पिंक नहीं था, लेकिन आपने इसमें पिंक लगा दिया। तो इसी तरह से इन्होंने क्या किया, प्लाज्मिड को सेपरेट किया, आइसोलेट किया, और उसमें कुछ और सेगमेंट जोड़ दिए, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से इन्होंने इस प्लाज्मिड को क्या किया, सिंथेसाइज किया, ठीक। तो इस प्लाज्मिड में मैं पहले बता दूं इसमें है क्या क्या। देखो, सबसे पहले आपको एक दिख रहा है ORI। ORI का फुल फॉर्म होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। आपने रेप्लिकेशन में इसको पढ़ रखे हैं, अगर आपने मॉलिकुलर पढ़ा है अच्छे से तो आपको ध्यान आ गया होगा। ORI मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब ऐसा सीक्वेंस जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता हो उसको बोलते हैं ORI, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्लियर है? ORI प्रेजेंट है, इसका मतलब है ये रेप्लिकेशन कर सकता है। किसी भी अगर DNA में ORI प्रेजेंट है, ORI मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तब ये रेप्लिकेशन कर सकता है, अदरवाइज ये रेप्लिकेशन नहीं कर सकता। अब बताओ, अगर ORI एब्सेंट होगा तो क्या हम इस वेक्टर को अपनी बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करेंगे, एज अ वेक्टर यूज़ करेंगे? नहीं यूज़ करेंगे। अब वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ होगा जो इस वेक्टर को यूज़ करेगा अगर जिसके पास ORI नहीं होगा, क्योंकि उसको मल्टीपल कॉपीज़ मिलेगी ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक ऐसा सीक्वेंस होता है, दिस इज़ अ सीक्वेंस, ठीक है, जो कॉपीज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये सीक्वेंस नहीं है तो प्लाज्मिड मतलब कोई भी DNA कॉपी नहीं कर सकता, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ नहीं हो सकती। क्लियर है? पहली चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद देखो लिखा है रोप, ROP। रोप एक प्रोटीन होती है जो रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। समझ में? अगर आप जहाँ पे ये डायग्राम बना है उसके नीचे पढ़ोगे तो सारी चीज़ें लिख रखी हैं। रोप मतलब एक प्रोटीन है जो किस में हेल्प करता है, रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे लिखा है AMP। AMP का मतलब हो गया एम्पिसिलिन। कुछ लोगों को पता होगा, एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। एंटीबायोटिक मतलब जैसे मान लो आपको कोई बैक्टीरिया आपके बॉडी में है, ठीक है, तो एंटीबायोटिक आप खाते हो तो उस बैक्टीरिया से उसको क्या कर देते हो, किल कर देते हो, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हो, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। यहाँ पे R लग गया, R का मतलब हो गया रेजिस्टेंट, मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है इसके पास। इसका मतलब है जब आप एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक खाओगे या इसके ऊपर एम्पिसिलिन को स्प्रे करोगे या इसको एम्पिसिलिन में डाल दोगे तो एम्पिसिलिन का इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? जैसे आपको मार पड़ने वाली है, ठीक है, आपको पीठ पे मार पड़ने वाली है, आपको पता लग गया पहले से ही, आपने क्या किया, अपने पीठ पे आपने फोम लगा दिया, ठीक है, आपने कहीं से फोम का अरेंजमेंट किया और फोम लगा दिया। अब आपको मार तो पड़ेगी लेकिन आपको चोट नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए क्या हो गए, रेजिस्टेंट हो गए। बहुत लोग जो है वो जो इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर होते हैं उनको मतलब आराम से यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर हम लोग पहली बार यूज़ करते हैं तो हमें थोड़ा बहुत करंट शॉक लगता है, लेकिन जो इलेक्ट्रीशियन होता है उसको थोड़ा बहुत शॉक नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो रेजिस्टेंट हो जाता है उसके लिए, ठीक है। जैसे अगर आप कोई बहुत गर्म चीज़ पहली बार अगर टच करोगे तो आपको बहुत तेज़ आप जल जाओगे, लेकिन अगर आप रोज़ वही काम कर रहे हो तो ऐसी कंडीशन में आप क्या हो जाओगे, रेजिस्टेंट हो जाओगे। समझ में आ गया होगा रेजिस्टेंट मतलब? तो वही यहाँ पे भी है कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इसके पास प्रेजेंट होता है। अब बताओ, अगर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है तो इसके ऊपर एम्पिसिलिन का कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। समझ में आया? यहाँ पे TET लिखा है। अब TET का फुल फॉर्म है टेट्रासाइक्लिन। ये भी एक क्या है, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। R मतलब रेजिस्टेंट, इसका मतलब है इस प्लाज्मिड में 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लगे हुए हैं और ये नेचुरल नहीं होते, याद रखना।
ई कोलाई में कभी भी प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं होता है। इसको इन दोनों साइंटिस्ट ने इसको इसमें ऐड किया था, जोड़ा था, इसको अलग से जोड़ा गया है, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को जोड़ा गया है। समझ में आया? जब तक ये दोनों जीन इसके पास प्रेजेंट हैं, अगर आप इसको एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक में ग्रो करोगे, ये ग्रो होगा, इसकी डेथ नहीं होगी। अगर इसको आप टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करोगे तो ये ग्रो करेगा, इसकी डेथ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं। अब देखो ये क्या लिखा है, बाम H1, बाम मतलब नहीं, वो वाला नहीं, ठीक है, ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है। जैसे आपने हिंद 2 मैंने बताया है, इको R1 बताया है, ऐसे ही बाम H1 भी क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। साल 1 भी क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इसका मतलब है कि इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। RS का मतलब क्या हो गया, रिकॉग्निशन सीक्वेंस, मतलब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम केवल इसी जीन को रिमूव करेगा, ठीक है, दूसरे जीन को रिमूव नहीं करेगा। सेम एज यहाँ पे भी PVU1 और PST1, ये दोनों क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो केवल इसी सीक्वेंस को कट करेंगे और किसी सीक्वेंस को कट नहीं करेंगे। समझ में आया? इको R1 जो है वो इस सीक्वेंस को कट करेगा, लेकिन इस सीक्वेंस का हमें कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोई हमें इंडिकेशन नहीं दे सकता, क्योंकि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है। तो याद रखना, इसकी केवल हम 2 ही क्लोनिंग साइट को यूज़ कर सकते हैं, या तो इसको यूज़ कर सकते हैं या तो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज़ करेंगे? क्योंकि ये मॉडिफाइड नहीं है। यहाँ पे तो हमने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन ऐड कर दिया, ठीक है, पता लग जाएगा हमें। कैसे पता लगाएंगे कि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है? कैसे पता लगाओगे बताओ? कैसे पता लगाएंगे? बिना देखे कि आपके पास जूते हैं। अगर मुझे पता लगाना है बिना देखे कि आपके पास जूते हैं, तो मैंने क्या किया, एक मतलब गरम कोई चीज़ मैंने पलट दी, ठीक है, गरम कोई चीज़ पलट दी मैंने, या आपको छत के ऊपर ले गया जहाँ पे बहुत देर से बहुत धूप थी, ठीक है, और मैंने अपनी आंखें मेरी बंद हैं, मैंने कहा आप चलो। आप जब चलोगे, ठीक है, तो आप चिल्लाओगे नहीं, आप कहोगे गर्म नहीं लग रहा है। गर्म क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आपने शूज़ पहन रखे हैं, और शूज़ आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, रेजिस्टेंट। तो आपको कैसे पता लगा किसी ने शूज़ पहन के रखा है? अब तुम कहोगे सर आवाज़ से भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट आप लोग कुछ भी सोच सकते हो, आप फ्री हो सोचने के लिए, फ्री टू थिंक, ठीक है, तो आप सोचो कुछ भी, लेकिन मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर फोकस करो। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, कैसे पता लगाएंगे? जब इसको एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो करेंगे ना, तो ये ग्रो करेगा क्योंकि ये रेजिस्टेंट है। अगर हम इसको टेट्रासाइक्लिन वाले में ग्रो करेंगे तो ये ग्रो करेगा, समझ में आया? लेकिन अगर हम टेट्रासाइक्लिन वाले को रिमूव कर दें, इसको क्या कर दें, रिमूव कर दें, तो क्या ये टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करेगा? नहीं ग्रो करेगा। अगर हम एम्पिसिलिन वाले को रिमूव कर दें तो ये एम्पिसिलिन वाले मीडियम में ग्रो नहीं करेगा। समझ में आया? इसका मतलब है इन दोनों की हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ। अगर मान लो एम्पिसिलिन की जगह पे हम कोई और जीन लगा दें, एम्पिसिलिन की जगह पे कोई और जीन ला के लगा दें, तो हमें कैसे पता लगेगा कि एम्पिसिलिन के मतलब हमने कोई जीन को यहाँ पे लगा दिया? बताओ, एम्पिसिलिन है, एम्पिसिलिन को हटा के हमने अपना कोई डिज़ायर्ड जीन यहाँ पे लाके लगा दिया, ठीक है, इसको कट करके हटा दिया और यहाँ पे एक नया DNA लाके ऐड कर दिया। ये आपको पता है कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इसको कर दोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपका डिज़ायर्ड DNA इससे ऐड हो गया है? आप इसको एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट में फिर से ग्रो करोगे, इस बार ये ग्रो नहीं करेगा। अगर ये ग्रो नहीं करेगा, इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंट इसकी ख़त्म हो चुकी है। इसका मतलब है हमारा डिज़ायर DNA इससे ऐड हो चुका है। समझ में आया? वही सेम प्रोसेस हम किसके लिए कर सकते हैं? टेट्रासाइक्लिन के लिए कर सकते हैं। आगे बात समझ में? इन दोनों जो ये मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हैं, इनको हम एज अ सेलेक्टेबल मार्कर यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर पे ध्यान दो। सेलेक्टेबल मार्कर कोई ऐसा मार्कर हो, कोई ऐसा मतलब इंडिकेशन हो जिसके हेल्प से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया? जैसे हमने क्या किया कि हमें पता लगाना है कि कौन कौन मेरे मतलब एक हमने कॉन्ग्रीगेशन किया। कॉन्ग्रीगेशन मतलब हमने एक मीटिंग रखी, उस मीटिंग में कौन कौन आया था, ठीक है, ये कैसे पता लगाएंगे? अटेंडेंस ले नहीं सकते, तो हमने क्या किया, इंक स्प्रे कर दिया, ब्लू इंक को स्प्रे कर दिया। समझ में आया? ब्लू इंक को जब स्प्रे कर दिया तो जिसके जिसके ऊपर ब्लू इंक पड़ी
जो नेक्स्ट डे आएगा और उसके ऊपर ब्लू इंक लगी होगी तो ये पता लग जाएगा कि यही वो है, ठीक है, जो कल आया था। जिसके ऊपर ब्लू इंक नहीं है वो नहीं आया था। समझ में आया? तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी पता लगा सकते हैं कि डिज़ायर्ड डीएनए ऐड हुआ कि नहीं हुआ। समझ में आया? तो मैंने इस डायग्राम से आई थिंक आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, अब हम एक एक स्टेप को पढ़ेंगे, एक एक कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, मैंने बताया वी कैन नॉट यूज ईच एंड एवरी क्लोनिंग वेक्टर। ये नहीं जो भी क्लोनिंग वेक्टर आए चलो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी परफॉर्म करते हैं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। ठीक है, देर आर सम कैरेक्टरिस्टिक, हर कोई के कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। वी यूज अ पर्सन अ पर्टिकुलर थिंग अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक, उनके कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करते हैं। जैसे सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस नहीं है तो मैंने अभी बताया कि कोई भी डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा। अगर वो डीएनए खुद रेप्लिकेट नहीं करेगा तो हमारे डिज़ायर डीएनए की रेप्लिकेशन होगी नहीं होगी। बात समझ में आई? दिस इज़ अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, यही वो सीक्वेंस है जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। एंड एनी पीस ऑफ फॉरेन डीएनए, फॉरेन मतलब डिज़ायर डीएनए, इज़ लिंक टू दिस सीक्वेंस। अगर हम उसको इस सीक्वेंस पे ऐड कर दें, ठीक है, इसका मतलब है उसको उसकी भी हमें क्या मिल जाएगी, कॉपी मिल जाएगी। और यही जो सीक्वेंस है ये कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है। कॉपी नंबर का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो आपको 2 कॉपी चाहिए, ठीक है, तो आप किस पे फोकस करोगे, कौन से कैरेक्टरिस्टिक पे फोकस करोगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्योंकि यही सीक्वेंस है जो ये डिटरमाइन करता है कि कितने नंबर ऑफ कॉपीज़ प्रोड्यूस हो सकती हैं। 1 कॉपी प्रोड्यूस हो सकती है, 2 कॉपी प्रोड्यूस हो सकती है, या मोर देन 2 हो सकती है। बात समझ में आई? तो क्लियर हो गया, पहला कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया कि जो भी क्लोनिंग वेक्टर हैं उनके पास क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस होना चाहिए। और अगर आपको कॉपी नंबर ज़्यादा चाहिए तो और कम चाहिए तो आपके कौन से कैरेक्टरिस्टिक पे फोकस करोगे, ओराई। ओराई का मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, सेलेक्टेबल मार्कर। अभी मैंने आपको डायग्राम के हेल्प से बताया कि आपने डिज़ायर डीएनए को ऐड तो कर दिया, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि डिज़ायर डीएनए ऐड हो गया। समझ में? देखिए, जैसे जो बॉलीवर और रॉड्रिगुइज थे, इन्होंने प्लाज्मिड को निकाला और प्लाज्मिड को निकालने के बाद उसमें 2 और चीज़ें ऐड कर दी। क्या क्या ऐड कर दिया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को उसमें इंसर्ट कर दिया। कैसे पता लगेगा कि उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है? अगर वो एंटीबायोटिक मीडियम में ग्रो करेगा, अगर ग्रो करेगा तो जान लो वो क्या है, उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट हैं। और अगर नहीं ग्रो करेगा तो वो प्रेजेंट नहीं है। इन्हीं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स को हम लोग क्या बुलाते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर। तो सेलेक्टेबल मार्कर इट इज़ आल्सो रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल लेके बता दिया कि आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या हुआ। ठीक, आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जिसके अंदर डिफरेंस नहीं आया, जिसके अंदर चेंज नहीं आया, उसको बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। जिसके अंदर आ गया वो क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेंट हो गया। जिसके अंदर नहीं आया वो क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। समझ में आया? आप नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट भी बुला सकते हो। और आपको अच्छे से पता है कि रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है। अगर कोई नया ट्रेट उसके वो एक्सप्रेस करने लगे तो वो होता है रिकॉम्बिनेंट, अगर नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट। बात समझ में आई? ठीक है, तो इसी तरह से हम सेलेक्टेबल मार्कर के हेल्प से किसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट, या रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स। क्लियर है? सेलेक्टिवली परमिट द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट, और हम केवल किसकी ग्रोथ को परमिट करेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट को, मतलब जो रिकॉम्बिनेंट है। समझ में आया? ठीक है, जैसे मैंने कई सारी पेन के अंदर ये वाली कैप लगा दी, लेकिन मुझे नहीं पता कि किस पेन के अंदर ये वाली कैप लगी है। ठीक है, तो जिसकी हेल्प से मुझे ये पता लग जाएगा कि ये वाली कैप इसमें लगी है, वही मेरे लिए क्या हो जाएगा, सेलेक्टेबल मार्कर हो जाएगा। समझ में? जैसे बॉलीवर और रॉड्रिगुइज को कैसे पता लगेगा, पता लगा कि इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ऐड हो गया। ठीक है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो होते हैं वो क्या मतलब उनका होता है, क्या सेंस देते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर का। ठीक है, जनरली द जीन्स कोड एनकोडिंग रेजिस्टेंट टू एंटीबॉडीज सच एज टेट्रासाइक्लिन, चाहे वो टेट्रासाइक्लिन हो, चाहे वो एम्पिसिलिन हो, चाहे वो कैनामाइसिन हो, ये सब एंटीबायोटिक
होते हैं और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं। ये सब किस में यूज़ होते हैं, यूज़फुल होते हैं एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। और सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब समझ में आ गया आपको, ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे आपको किसी को पहचानना है तो आपने उसके टी शर्ट पे रेडियम से पेंट कर दिया, अब वो रात में आएगा तो आपको पता लग जाएगा इसी की टी शर्ट पे मैंने रेडियम लगाया था, ठीक है। और जो लोग थे उनकी टी शर्ट शाइन नहीं कर रही है, चमक नहीं रही है, तो आप क्या कहोगे, यही वो रिकॉम्बिनेंट है जिसके अंदर चेंज आया है। और ये दोनों क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, आप उनको अलग कर सकते हो। बात समझ में आ गई। तो इसी तरह से जो रिकॉम्बिनेंट है और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसके हेल्प से, सेलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को हम एज अ सेलेक्टेबल मार्कर यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्लोनिंग साइट्स। ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए, एलियन मतलब फॉरेन डीएनए, डिजायर डीएनए, जो भी तुम बुला पाओ, ठीक है, द वेक्टर नीड्स टू हैव फ्यू प्रेफरेबल सिंगल रिकॉग्निशन साइट, ठीक है, उसके पास प्रेफरेबल होनी चाहिए और सिंगल होनी चाहिए। अब यहाँ पे बताओ, जो क्लोनिंग साइट है, कितनी क्लोनिंग साइट है, 2 क्लोनिंग साइट है, एक ये है और एक ये है, 2 क्लोनिंग साइट है यहाँ पे, ठीक है। एक तो बाम H1 है, साल1 है, एक तो ये एक हो गई, ये एक हो गई, और ये क्या है, दूसरी है। तो इसमें कितने क्लोनिंग साइट्स हैं, 2। क्लोनिंग साइट का मतलब रिकॉग्निशन साइट, ठीक है। जब आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करोगे तो वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिस सीक्वेंस को कट कर देगा वही क्या होगा, रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा। बात समझ में आई। वैसे तो प्रेफरेबली हमारा प्रेफरेंस क्या होना चाहिए कि क्लोनिंग साइट एक होनी चाहिए, तो अच्छा है। अगर एक क्लोनिंग साइट होगी तो हमें एक ही बार में पता लग जाएगा। क्लियर है, एक ही बार में हम वहाँ पे डिज़ायर डीएनए को ऐड करने के बाद हमें पता लग जाएगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा होंगी तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। समझ में आया, तो वही यहाँ पे है। समझ में आ गया, क्लोनिंग साइट्स क्या होती हैं, रिकॉग्निशन साइट, जहाँ पे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करके उसको कट करके निकाल सकते हैं। In order to link the alien DNA, the vector needs to have few preferable single recognition sites for the commonly used restriction enzyme. रिकॉग्निशन एंजाइम मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो रिकॉग्नाइज करके कट करते हैं उन्हीं को बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो स्पेसिफिक सीक्वेंस को कट करते हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 रिकॉग्निशन साइट, जैसे अभी मैंने बताया उसमें 2 रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट हैं, एक एम्पिसिलिन वाला और एक टेट्रासाइक्लिन वाला, तो 2 रिकॉग्निशन सीक्वेंस प्रेजेंट है। तो ऐसी कंडीशन में हमें बहुत सारे फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें हमें बड़ी प्रॉब्लम आएगी। क्लोनिंग साइट्स को मतलब क्लोनिंग साइट्स अगर एक से ज़्यादा है तो हम क्या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब डालेंगे, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हमें मिल जाएंगे, तो वो हमारे लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें एक ही बार में पता लग जाए, ठीक है, कि क्लोनिंग साइट्स कौन सी है, रिकॉग्निशन साइट्स कौन सी है, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। फिर से समझ लो, क्लोनिंग साइट्स का मतलब क्या है कि जैसे इसमें 2 कलर हैं, एक पिंक कलर है, एक ब्लू कलर है, ठीक है। आपको अगर इसमें मान लो ब्लू कलर भी है, रेड कलर भी है, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आपको एक कलर है, एक कलर को रिमूव करना है तो आपके लिए बहुत इजी है, लेकिन अगर यहीं पे 2 कलर हैं तो क्या होगा, तब प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। दोनों के लिए आपको अलग अलग प्रोसेस देना पड़ेगा, अलग अलग प्रोसीजर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। आप एक बार इसको कट करके देखोगे कि हुआ कि नहीं हुआ, दूसरी बार दूसरे को कट करके देखोगे कि हुआ कि नहीं हुआ। समझ में आया, ठीक है। तो रिकॉग्निशन साइट अगर एक है तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा होगी, ठीक है, तब भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी कम्बरसम हो जाएगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। जैसे मैं आपको डायग्राम की हेल्प से फिर से बता दे रहा हूँ, अभी मैंने बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ। देखो, इसमें 2 क्लोनिंग साइट है, एक ये साइट है, एक ये साइट है। आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ किया, मान लो आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ किया, आपको पता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या तो इसको कट करेगा या तो इसको कट करेगा। आपको कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काम कर दिया, क्लोनिंग साइट्स हो गई, ठीक है। जब आप इसको एम्पिसिलिन में ग्रो करोगे, तो अगर एम्पिसिलिन वाला ग्रो नहीं किया तो इसका मतलब है एम्पिसिलिन वाला रिमूव हो गया। लेकिन आप बस यहीं पे नहीं रुकोगे, आप इसको टेट्रासाइक्लिन वाले पे भी ग्रो करोगे, जिससे आप ये देखोगे कि कहीं उसने टेट्रासाइक्लिन वाले को तो नहीं रिमूव कर दिया। बात समझ में आई। जब भी आपको क्लोनिंग साइट्स पता लगानी होंगी तो आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालोगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब यूज़ करोगे तो वो या तो इसको रिमूव करेगा या तो इसको रिमूव करेगा। आपको कैसे पता लगेगा, आप इसको एम्पिसिलिन वाले में ग्रो करोगे, अगर ये एम्पिसिलिन वाले में ग्रो कर गया तो इसका मतलब है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट एंजाइम है, ठीक है, क्लियर है।
अगर ये टेट्रासाइक्लिन वाले में ग्रो कर गया, इसका मतलब इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट एंजाइम है, ठीक। और अगर ये दोनों में ग्रो कर गया तब दोनों प्रेजेंट हैं। बात समझ में नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है तो ठीक है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कह रहा हूँ इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसको यूज़ कर सकते हैं। अब तुम खुद ही बताओ, एक बार इसको एम्पिसिलिन में ग्रो करो, दूसरी बार इसको टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करो, उसके बाद दोनों में ग्रो करके देखो, तो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि नहीं यार? तुम कहोगे सर ग्रो ही तो करना है, बहुत आसान है। नहीं, जब आप इस फील्ड में जाओगे ना तब आपको पता लगेगा, इतना ही करने में आपको पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। बात समझ में आई, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमें एक ही क्लोनिंग साइट होती तो हमारे लिए ईजी होता, हम उसको बार बार एक से दूसरे में फिर दोनों में ग्रो करने की ज़रूरत ना होती। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि क्लोनिंग साइट्स को और हम क्या बोल सकते हैं, रिकॉग्निशन साइट भी बोल सकते हैं। अगर आपको क्लोनिंग साइट से समझने में प्रॉब्लम आए तो आप इसका नाम रख दो रिकॉग्निशन साइट, ठीक। द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरीड आउट एट रेस्ट्रिक्शन साइट। याद रखना, हमेशा हम उसी रेस्ट्रिक्शन साइट पे अपने डीएनए को लाके ऐड कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। और हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा डिज़ायर डीएनए ऐड हो गया? वही उसको ग्रो करके, ठीक है। तो इस तरह से दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हैं, दोनों ही रिकॉग्निशन सीक्वेंस हैं, मतलब दोनों ही क्लोनिंग साइट्स हैं, ठीक है। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को हम एज अ सिलेक्टेबल मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें पता लगेगा कि इसमें रिकॉम्बिनेशन आया कि नहीं आया। क्लियर है, ठीक है। चलो, सेलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक। अभी मैंने बताया ना कि एंटीबायोटिक इनएक्टिव हो जाएगी तो कैसे पता लगेगा? आपको ग्रो करने के बाद ही पता लगेगा, ठीक है। तो ये एक लंबा प्रोसीजर है। तो यहाँ पे एक वर्ड है कम्बरसम। कम्बरसम का मतलब होता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड या बहुत टफ। कोई चीज़ अगर बहुत टफ है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कम्बरसम प्रोसीजर, बिकॉज इट रिक्वायर साइमल्टेनियसली प्लेटिंग ऑन 2 प्लेट्स हैविंग एंटीबायोटिक। एक बार आप एम्पिसिलिन में ग्रो कर रहे हो, एक बार टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कर रहे हो, फिर दोनों को मतलब एक साथ ग्रो करके देख रहे हो। तो ये प्रोसीजर सही तो है लेकिन कम्बरसम है, टिपिकल है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। देयरफॉर अब आपके पास एक अल्टरनेटिव है। हमने क्या किया, एक अल्टरनेटिव निकाल लिया, क्योंकि देखो हमें तो इजी चीज़ें चाहिए। जैसे आपको बहुत लोग मॉलिक्यूलर पढ़ाएं, बहुत लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो सबसे इजी मैनर में पढ़ा दें वो आपके लिए बहुत अच्छा है। समझ में आया? जो कॉम्प्लेक्स करके ना पढ़ाए, जो एकदम सिंपल फॉर्म में आपको डिलीवर कर दे, वही सबसे अच्छा है आपके लिए। समझ में आया? ठीक है। तो देयरफॉर अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर्स हैव बीन डेवलप। इसीलिए अल्टरनेटिव मेथड डेवलप किए गए, अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर डेवलप किए गए, जिनसे हमें इतना लंबा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। देखो कैसे, देखो एक बैक्टीरिया देखा गया, ठीक है, उसके पास एक क्रोमोजेनिक, क्रोमो जहाँ पे भी क्रोमो वर्ड आ जाए, क्रोमो, आपने क्रोमोप्लास्ट पढ़ा है ना, क्रोमो, तो क्रोमो वर्ड जहाँ पे भी आ जाए इसका मतलब होता है क्या, कलर। इसका मतलब क्या होता है, कलर। जैसे अगर मान लो आपके पास एक ऐसी पेन है जो ब्लू कलर से लिखती है। किस कलर से लिखती है, ब्लू कलर से। ये मान लो ये पेन है, इससे जब मैं लिखता हूँ तो कौन से कलर से लिखती है, ब्लू कलर से। ठीक, मैंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया। आपको कैसे पता लगा? अगर ये ब्लू कलर प्रोड्यूस नहीं करेगी तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन हुआ है, कोई ना कोई गड़बड़ किसी ने की है। समझ में? अगर मैंने इसमें कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन कर दिया तो ये ब्लू कलर इंक नहीं देगी, नहीं लिखेगी, और आपको तुरंत पता लग जाएगा कि आपको मतलब आपकी पेन में कुछ ना कुछ हुआ है, कोई ना कोई मैनिपुलेशन हुआ है, कोई ना कोई चेंज हुआ है। जैसे अगर हम अपनी साइकिल चलाते रहते हैं, अपनी बाइक चलाते रहते हैं, या अपना बैग अगर हम यूज़ करते हैं, उस बैग में अगर किसी और ने हाथ लगा दिया तो आपने देखा होगा, आपको तुरंत पता लग जाता है। समझ में? एक ही बार में पता लग जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम्बरसम प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है। आपकी अलमीरा जो सिंगल हैंडल्ड है, आप ही हैंडल करते हो, और अगर किसी और ने उसको टच किया होगा तो आपको पता लग जाएगा तुरंत कि पक्का है कोई ना कोई तो आया था। ऐसे ही यहाँ पे भी है कि क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐसे सबस्ट्रेट्स होते हैं जो कलर प्रोड्यूस करते हैं। कौन सा कलर? ब्लू कलर। अगर आपने इस क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को हटा के डिज़ायर्ड डीएनए ऐड कर दिया, अगर कोई डिज़ायर्ड डीएनए ऐड कर दिया तो क्या होगा? तो क्या वो कलर प्रोड्यूस करेगा? नहीं करेगा, और आपको तुरंत पता लग जाएगा कि क्या हो चुका है, रिकॉम्बिनेशन हो चुका है, और आप उसको तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको बार बार ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा? देखो नेक्स्ट, क्लियर है? ठीक है, बहुत ईजी है, ध्यान से समझो, आ जाएगा समझ में।
एक मिनट देखो, यूज़ ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, ठीक है, इन दिस क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का यूज़ करके हम उस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। कौन सी प्रॉब्लम? कम्बरसम प्रोसीजर, जो बार बार हम एंटीबायोटिक मीडियम में ग्रो कर रहे थे, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। जैसे इन दिस आर डी एन ए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस। उसको किस कोडिंग सीक्वेंस में हम ले जाके जोड़ दें, किस सीक्वेंस पे ले जाके हम ऐड कर दें? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। एक्चुअली मैं बीटा नहीं लिख पाया, इसलिए बी लिख दिया है, ये बीटा है, ठीक है, इसको बीटा कर लेना। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये एंजाइम जब प्रेजेंट होता है, मतलब जो जीन इस एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं, जब वो प्रेजेंट होते हैं तो कौन से कलर प्रोड्यूस करती है? ब्लू। मतलब जब आप बैक्टीरिया को ग्रो करोगे तो आपको कौन सी कलर की कॉलोनीज मिलेगी? ब्लू कलर। समझ में आया? जैसे जब हम मिल्क से कर्ड में चेंज करते हैं तो वाइट कलर देखते हैं, ऐसे ही इन बैक्टीरिया को जब हम कल्चर करेंगे तो कौन सा कलर आएगा? ब्लू कलर आएगा, ठीक है। दिस रिजल्ट इनटू इनएक्टिवेशन। लेकिन आपने इसको हटा दिया, आपने तो उसको क्या कर दिया? इसको हटा दिया और इसके प्लेस पे अपना डिज़ायर डीएनए लगा दिया, मतलब आरडीएनए लगा दिया। तो अब बताओ, ये ब्लू कलर कॉलोनीज प्रोड्यूस करेगा? नहीं प्रोड्यूस करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपने तो इसको तो हटा दिया और आपको एक ही बार में पता लग गया कि आपका डिज़ायर डीएनए ऐड हो चुका है। जो अभी इसके पहले आपको बार बार एंटीबायोटिक में ग्रो करना पड़ रहा था, अब आपको ग्रो नहीं करना पड़ेगा। अब आपने एक बार में देख लिया कि आपका डिज़ायर डीएनए मतलब ये रिकॉम्बिनेशन आ चुका है, ठीक है। तो अगर ब्लू कलर कॉलोनीज नहीं आ रही है, इसका मतलब है रिकॉम्बिनेशन हो चुका है, रिकॉम्बिनेंट है वो। और अगर ब्लू कलर कॉलोनीज अभी भी आ रही है तो इसका मतलब है रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, मतलब आरडीएनए ऐड नहीं हुआ है। क्लियर है? ठीक है। इसी को बोलते हैं इंसर्शनल, नाम पे ध्यान दो, बहुत इजी है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। किसी चीज़ को इंसर्ट करने पे, वो इंसर्ट नहीं, इंसर्ट करने पे अगर कोई चीज़ इनएक्टिव हो जाए तो आपने क्या ऐड किया? आरडीएनए इंसर्ट किया। कौन इनएक्टिव हो गया? बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या हो गया? इनएक्टिव हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बुलाते हैं? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसको रिपोर्टर एंजाइम भी बुलाते हैं। ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ना, इसको रिपोर्टर एंजाइम भी बुलाते हैं। रिपोर्टर मतलब जो रिपोर्ट करे, ठीक है। जैसे ही हटेगा, ये बताएगा ब्लू कलर कॉलोनीज नहीं आ रही है, ब्लू कलर कॉलोनीज नहीं आ रही है, और हमें पता लग जाएगा यस, जो हमारा काम था वो हो गया, ये रिकॉम्बिनेंट हो गया। बात समझ में आई? तो द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर कॉलोनी। अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो ब्लू कलर कॉलोनीज नहीं आएगी और रिकॉम्बिनेशन हमें तुरंत पता लग जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आज के सेशन में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लिए। किसके कैरेक्टरिस्टिक? क्लोनिंग वेक्टर के, कि क्लोनिंग वेक्टर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सबसे पहला, उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है, मतलब अगर वो नहीं होगा तब तो उस वेक्टर को आप यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद सेलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए, जैसे प्लाज्मिड PBr322 में 2 टाइप के सेलेक्टेबल मार्कर हैं, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। मोस्टली हम सेलेक्टेबल मार्कर की तरह किसको यूज़ करते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लोनिंग साइट्स मतलब रिकॉग्निशन साइट्स होनी चाहिए, मतलब आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करो, वो उस सीक्वेंस को हटा दें और वहाँ पे आप क्या ऐड कर दो? डिज़ायर डीएनए ऐड कर दो। तो वो एक ही होना चाहिए, बहुत कम होने चाहिए, लेकिन PBr322 में एक से ज़्यादा है तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए हमने कौन सा सबस्ट्रेट यूज़ कर लिया? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का यूज़ कर लिया। क्लियर है? तो आज के इस टॉपिक में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लोनिंग वेक्टर कंप्लीट हो गया और आई थिंक सो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। If you understood well, please write down in the comment box. When all the students, those attend the session, they write down the comment box, they just inform me, yes, we are able to understand, that motivate myself. उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, दैट गिव्स मी मोटिवेशन। समझ में? जैसे आपको मैं मोटिवेट करता हूँ या बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको मोटिवेट करते होंगे, ठीक है, ऐसे ही आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो लाइक्स हैं, वो मुझे मोटिवेट करते हैं, जिससे मैं और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता हूँ, ठीक है। तो कोशिश करिए कि कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखने की कि सेशन कैसा लगा, आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया फिर भी लिखिए कि सर ये टॉपिक नहीं आया, तो मैं कुछ और आपके लिए मेथड लेके आऊँगा। वैसे मैंने जितने भी मेथड अच्छे थे, जिस तरह से आपको समझ में आ सकता था, मैंने सारे मेथड आपके लिए यूज़ कर लिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई थिंक बड़ा सेशन हो गया, ठीक है। कितने मिनट का हो गया देख सकते हैं, 39 मिनट हो गए हैं लगभग। कोई बात नहीं, ठीक है। आपको स्टोरी की तरह, इसलिए मैंने पहले एक ग्राउंड बना लेता हूँ मैं
कि ये टॉपिक है इस तरह से, फिर आप जब उसको पढ़ोगे, जब आप अपने एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन पर जरूर प्रेस करके जाना। एंड कंप्लीटिंग दिस सेशन, स्टे एट योर होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, लव यू, गुड बाय।